अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 11 में कंडीशनल स्ट्रक्चर्स स्टार्ट किए हैं। और कल मैंने आपको थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दिया था कि मेन हमारे पास तीन तरह के कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं। एक इफ स्ट्रक्चर है, दूसरा स्विच है और तीसरा कंडीशनल ऑपरेटर है। ठीक है। और इफ स्ट्रक्चर के फर्दर आगे चार ऑप्शंस आते हैं। तो पहले हम इफ स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है। कल हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था बोर्ड पे, उसी को हम बना के देखते हैं। ये प्रोग्राम हमने इसको सेव नहीं किया सही तरीके से। सेव हो गया है। हमने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स के नाम का। ठीक है। उसके बाद हम इसको इनपुट लेते हैं। हमने क्या जी, एंटर योर मार्क्स। यूजर को हमने कहा अपने मार्क्स एंटर करो। किसके जरिए मार्क्स इनपुट लिए? स्कैनएफ के जरिए। ये इनपुट कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है। मार्क्स के वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने मार्क्स की वैल्यू को चेक करना है कि क्या ये वैल्यू 33 से ग्रेटर है, उसके इक्वल है, या उससे नीचे है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 और इसकी ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग। जब भी आप काम करते हैं ना, प्रोग्राम बनाते हैं, जब आप कोई ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साथ ही इसको क्लोज भी कर दिया करें, क्योंकि समटाइम्स आप ब्रैकेट ओपन करके इसको क्लोज करना भूल जाते हैं और फिर उस वजह से एरर्स आते हैं। ठीक है। तो आपके सामने मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही स्टार्ट किया तो ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट साथ ही कर दी। फिर इसके अंदर मैंने यहां पे आके अपना काम करना स्टार्ट किया। तो ये एक सेफ प्रैक्टिस है। अच्छा, अब यहां पे आपने क्या लिखना है? प्रिंट एफ पास। सही है। अब ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ये इफ की बॉडी है। क्या है ये? इस बॉडी ने कब रन होना है? जब कंडीशन ट्रू है। और कंडीशन हमारी क्या है? मार्क्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33। सिंपल लॉजिक, अगर मार्क्स की वैल्यू 33 से अबव होगी या उसके इक्वल होगी तो फिर इसकी बॉडी रन होगी, अदरवाइज बॉडी रन नहीं होगी। तो हम इसको चला कर देख लेते हैं क्या हमारा ये दावा ठीक है। ओके, इनपुट हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 55। ठीक है। बॉडी रन हो गई। बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी, क्या लिखा था? वो चल गया। अब हम दोबारा फिर इसको रन करते हैं। क्या वैल्यू एंटर की? अब पास लिखा आना चाहिए। कुछ लिखा आया? समझ आई बात? सारी इस स्ट्रक्चर की लॉजिक समझ आ गई। अब हम चलते हैं आगे। मैंने कहा था जी, ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये वाली, ये जो ब्रैकेट्स हम लगाते हैं ये किस सूरत में लाजमी होती हैं? अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हों, और अगर जस्ट वन स्टेटमेंट है तो फिर ऑप्शनल है। ठीक है। यानी अगर हम यहां से इसको इस वक्त हटा भी दें तब भी कोई मसला नहीं है। आप इसको सेव करें, रन करें। हम 44 मार्क्स एंटर किए, एंटर हो रहा है। ठीक है। हम यहां पे एक और स्टेटमेंट नीचे लिख देते हैं। क्या लिखा मैंने? प्रिंट एफ। ओके। क्या ये भी इफ की बॉडी का हिस्सा है? कैसे पता चला आपको? शाबाश। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आ गई तो फिर ब्रैकेट्स लगाना अभी एरर नहीं आएगा। आप इसको रन करें। अगर आप इसको कोई वन वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल लेस देन 33, तो वो जो पास वाली स्टेटमेंट तो नहीं चलेगी ना, लेकिन ओके वाली चलेगी। बिकॉज एक ओके वाली जो स्टेटमेंट है वो बॉडी का हिस्सा ही नहीं है, वो उसके नीचे है। ओके वाली चलेगी बिकॉज बॉडी का हिस्सा है ही नहीं, उसका कंडीशन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है।
चाहे ट्रू हो या चाहे फॉल्स हो, उसने चल जाना है। बॉडी में कौन सी चीज है? पास, उसका ताल्लुक है कंडीशन के साथ। ठीक है, अब अगर हम यहां पे लगा देते हैं ब्रैकेट्स, इसकी ओपनिंग ब्रैकेट और यहां पे लगा देते हैं, अब ये दोनों स्टेटमेंट्स इसकी बॉडी का हिस्सा बन गई। क्लियर, बात समझ आ गई? इसको रन करें। अब मैंने अगर 10 लिखता हूं तो अब कोई आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि वो ओके वाली जो स्टेटमेंट है वो भी उसकी बॉडी में चली गई। अब वो दोनों इकट्ठी चलेंगी या नहीं चलेंगी? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ओके जगह पे लिख देता हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और स्पेस भी दे देता हूं। 35 पास, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर मैं उसको कोई कम वैल्यू दे देता हूं तो कुछ भी नहीं आ रहा, दोनों स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। क्लियर? अब आपको इन ब्रैकेट्स की लॉजिक समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। आपने पहला एक काम कर लिया, आपने इफ स्टेटमेंट लगाना सीख ली, लेकिन ये जो इफ स्टेटमेंट है इसको मैं फिलहाल कर रहा हूं कमेंट आउट। क्या कर रहा हूं मैं इसको? वक्ती तौर पे मैंने कर दिया इसको डिसेबल। ये हमारा यूं समझ लें फर्स्ट पार्ट है, या आप कह सकते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट, जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था। ये क्या है? ये अब हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप कंडीशन के ट्रू होने पे भी एक ब्लॉक उसको बताते हैं और फॉल्स होने पे भी एक ब्लॉक उसको देते हैं। दोनों सूरत में कोई ना कोई ब्लॉक चलेगा। अभी हमने जो सिंपल इफ किया था उसमें ट्रू होने की सूरत में तो चल रहा था बॉडी, लेकिन फॉल्स होने की सूरत में कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। तो अब हम चलते हैं आगे। हम यहां पे लिखते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। हमने यहां पे लिखा प्रिंट एफ पास, और नीचे हम क्या लिख रहे हैं? इफ की बॉडी खत्म होने के फौरन बाद एल्स लगाना है आपने, और एल्स की ब्रैकेट्स भी वैसे ही लगानी है जैसे इफ की लगाते हैं। ठीक है, एल्स को आप इफ की बॉडी के फौरन बाद लगाएंगे, अदरवाइज एरर आएगा। अगर आप इफ की बॉडी और एल्स के दरमियान कोई और स्टेटमेंट लिख देते हैं तो कंपाइलर एरर देगा। यानी कि अगर मैं फर्ज करो फिलहाल इसको मैं जस्ट कंपाइल करता हूं, कंपाइल, कोई एरर तो नहीं आया। लेकिन अगर मैं एल्स और इफ की बॉडी के दरमियान में कोई स्टेटमेंट लिख देता हूं लाइक दिस, इफ की बॉडी यहां पे खत्म हो रही है और इसका एल्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैंने दरमियान में एक और स्टेटमेंट लिख दी। अब देखते हैं कंपाइलर क्या कहता है। एरर आ गया, और एरर क्या, नाम क्या लिखा आ रहा है? क्या लिखा हुआ है ये देखें, मिसप्लेस्ड एल्स, यानी आपने एल्स सही जगह पे नहीं लगाया, आपने उसकी जगह गलत है। तो ये आपको बात समझ आ गई कि एल्स कहां पे लगाना है। अच्छा, हम यहां पे एल्स में हम क्या लिख देते हैं? प्रिंट एफ फेल। सही है? आप मुझे बताएं आउटपुट क्या आएगा, आप बताएं। हम लिखते हैं 90, उसके बाद हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 33। अब क्या आएगा? अब हम लिखते हैं 32। ठीक है, हम अब लिखते हैं फॉर एग्जांपल 10। सही है? अब क्या आएगा आउटपुट? अब ये एक एग्जांपल है छोटी सी कि यूजर किसी भी किस्म का आउटपुट इनपुट दे सकता है।
अब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि वो 0 से 100 के दरमियान देगा, लेकिन उसने क्या लिख दिया 1200। यूजर आपको कोई भी इनपुट दे सकता है, तो आपको यूजर इनपुट लेते हुए ना इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि वो कोई गलत इनपुट ना दे दे। ठीक है, इसको खैर हम रोक सकते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। अच्छा, ये इफ एल्स का स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो फर्स्ट इफ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक। क्या दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे एग्जीक्यूट हो सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है दोनों में से कोई भी ना हो? नो, दोनों में से एक लाजमी होना है। ठीक है, ये मुमकिन ही नहीं कि दोनों इकट्ठे एग्जीक्यूट हो जाएं या दोनों में से कोई भी ना हो, दोनों में से एक नहीं होना है। सही है, ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक, फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक। सिंपल लॉजिक, समझ आ गई? अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल इफ एल्स। क्या है ये? मल्टीपल इफ एल्स इफ। हाँ जी, ये मल्टीपल एल्स इफ की एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर मार्क्स की वैल्यू फर्ज करें हैं 80 से अबव है तो हम उसको कोई और आउटपुट देंगे। अगर 60 से अबव है तो कोई और आउटपुट देंगे। अगर 50 से अबव है तो कोई और आउटपुट देंगे। मतलब जैसे ग्रेड नहीं होते ग्रेड, वैसे। तो उसको समझे जरा। हमने क्या लिखा? इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, इसकी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। फिलहाल मैंने सिर्फ एक एक स्टेटमेंट लिखनी है तो मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट एफ। हम यहां पे लगा देते हैं 80 से अबव। किससे अबव? तो हम यहां पे लिखते हैं ए ग्रेड। क्लियर? फिर हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखी एल्स इफ। यहां पे लिखा मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर आउटपुट क्या आएगा? बी ग्रेड। अगर ये भी नहीं पूरा हो रहा तो फिर तीसरी कंडीशन चेक करो, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। इस सूरत में आउटपुट क्या आएगा? 33 नहीं, सॉरी, इसको 50 कर देते हैं, सी ग्रेड। अगर ये भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो फिर चेक करो कि क्या मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर है 33 से। इस सूरत में आउटपुट क्या आएगा? डी ग्रेड। और अगर ये भी नहीं पूरी हो रही तो फाइनली आखिरी ऑप्शन क्या देना हमने? एफ ग्रेड। अब ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? अब इसका आपको वर्किंग तो समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। इसको एक दफा रन करके देखते हैं, फिर इसको टेक्निकली देखते हैं। हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 98। अब क्या आउटपुट आएगा? फिर चलाते हैं 76। 54। 35। 20। ठीक है, समझ आ गई? हमारा जो कोड है वो सही काम कर रहा है। और आपने ये भी देखा कि अब हमारे पास कितने ब्लॉक्स बन गए हैं। ये पहला ब्लॉक है, ऐसे ही है। ये कौन सा ब्लॉक है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 ब्लॉक्स बन चुके हैं और इन पांचों में से सिर्फ एक नहीं चलना है। कि पांचों में ने 2 नहीं चलेंगे, एक चलेगा सिर्फ। ठीक है, वो कैसे डिसाइड होगा? देखिए, इसको आप गौर से समझ लें कि कंपाइलर इसको कैसे समझता है और रन करता है।
कंपाइलर सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को देखेगा, नीचे वाली किसी कंडीशन को नहीं देखेगा। सबसे पहले किसको देखेगा? फर्स्ट को। अगर फर्स्ट कंडीशन उसकी पूरी हो रही है तो वो उस कंडीशन वाला ब्लॉक चला देगा और नीचे वाले जितने भी हैं उन सबको कर देगा इग्नोर, देखेगा भी नहीं उनकी तरफ। ठीक है। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई है तो क्या करेगा? उस कंडीशन का ब्लॉक चलाएगा और नीचे वाले सारे इग्नोर। लेकिन अगर ये हो जाती है फॉल्स, फिर वो आएगा सेकंड कंडीशन पे और इसको चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर ये ट्रू हो रही है तो फिर इसका ब्लॉक चलेगा और नीचे वाले सारे इग्नोर। समझ आ गई बात? ये इसकी सिंपल सी टेक्निक है। अगर ये भी फॉल्स हुई थी फिर थर्ड पे आएगा, अगर वो ट्रू हुई थी उसका ब्लॉक चलाएगा, अगर वो भी फॉल्स हो जाती है तो फिर फोर्थ वाली कंडीशन को चेक करेगा, उसका ब्लॉक चलाएगा। अगर वो भी फॉल्स हो जाती है तो आखिर में देखिए हमने एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लगाई, सिंपल एल्स लिखा है। ये कब चलता है? जब ऊपर वाले सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाए, फिर फाइनली कौन सा चलता है? एल्स। एनी क्वेश्चन? एक चीज नोट करें, ये हमने ये जो एल्स इफ लगाए हुए ना, हमने एल्स इफ कितने लगाए? एल्स इफ 3 लगाए ना। या आप जितने मर्जी लगा दें, इसे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया तीसरा टॉपिक। अब हम चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ। कौन सा है? नेस्टेड इफ से पहले हम एक और कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं चलो नेस्टेड इफ ही कर लेते हैं। नेस्ट का लफ्जी मतलब क्या होता है? घोंसला, जो परिंदों का घोंसला होता है। यहां भी इसका मतलब यह है कि एक इफ के अंदर एक दूसरा इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो हम इसके लिए कुछ वेरिएबल्स हम और बनाते हैं। हम यहां पे बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ए बी सी। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हमने और बना लिए और यहां पे हम चेक करते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अच्छा, 90 इक्वल टू 90 चलो कर देते हैं। ये ब्रैकेट हमने ओपनिंग क्लोजिंग लगाई, तो वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। क्या कंडीशन लगाई हमने? मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसके अंदर चलते हैं हम और यहां पे एक और इफ लगा देते हैं। क्या लिखते हैं? इफ मार्क्स इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू लगा रहा हूं मैं, मतलब यहां पे वैल्यू कंपैरिजन होगा कि क्या मार्क्स की वैल्यू ये है। हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल इफ मार्क्स इज इक्वल टू 91। इसकी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट से रहने देते हैं क्योंकि हमने जस्ट एक स्टेटमेंट लगानी है। हम यहां पे प्रिंट कर देते हैं 91। जस्ट एक प्रिंट एफ लगा दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया। इसी तरह एक और इफ लगा दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये लगा दिया मैंने। समझ आ रही है? अब ये जो इफ है, ये एक ये वाला इफ है और इसकी बॉडी है, और एक वाला इफ है और इसकी बॉडी है। ये दोनों लहदा इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दोनों किसके अंदर है? इसके अंदर है ना।
ये दोनों जो इफ लगाए हमने, ये बेसिकली किसकी बॉडी में शामिल है? बाहर वाली कंडीशन की। तो ये जो अंदर वाले, ये वाला इफ और ये वाला इफ, ये दोनों नेस्टेड इफ हैं। ये मैंने दूसरा लगा दिया, चलो फिलहाल इसको हम हटा देते हैं, फिलहाल सिंपल कर लेते हैं बात को। ये जो अंदर वाला इफ है, ये बाहर वाले इफ का क्या है? नेस्टेड इफ। इसको हम नेस्टेड इफ भी कहते हैं, इसको हम इनर इफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो बाहर वाला है, इसको क्या कहते हैं? आउटर इफ। अब यहां पे जो टेक्निकली क्या जो बात आपको पता होनी चाहिए, तो ये जो अंदर वाली कंडीशन है ना, ये उसी सूरत में एग्जीक्यूट होनी है जब बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो जाहिर बात है उसकी बॉडी में आएगा ही नहीं वो। अगर ये बाहर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर इसकी बॉडी में आएगा ही नहीं, तो इट मींस कि अंदर वाली कंडीशन चेक ही नहीं होगी। तो अंदर वाली कंडीशन सिर्फ उसी सूरत में चेक होगी जब बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर? ये नेस्टेड इफ को हम चला के भी देख लेते हैं। हमने लिखा जी 66। अभी कोई आउटपुट आएगा? नो आउटपुट। मैंने इसको कोई कंडीशन लगाई नहीं 66 के लिए, वो तो 90 से अबव के लिए लगाई है ना हमने। 90 से अबव कोई देंगे तो वो चलेगी। फॉर एग्जाम्पल 98 लिख दिया हमने। अच्छा, अभी भी वो कंडीशन ट्रू हो तो रही है, लेकिन उसमें हमने कुछ लिखा ही नहीं है। ये वाली कंडीशन तो, इसके अलावा हमने कुछ लिखा ही नहीं है। हमने यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं printf A ग्रेड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? अब ये जो printf है, ये पहली स्टेटमेंट है इसकी बॉडी की, ये पहली स्टेटमेंट है। और ये पूरी को वो एक ही स्टेटमेंट समझेगा, बाहर वाला इफ। बिकॉज ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो printf 91 लिखा हुआ है ना हमने, ये बेसिकली इसकी बॉडी है ना। तो बाहर वाला जो इफ है, ये वाला, ये इन दोनों को क्या समझेगा? एक ही स्टेटमेंट समझेगा। बिकॉज वो जो अंदर वाली चीज है वो उसकी है, 91 वाले की है। उसके अंदर बेशक एक स्टेटमेंट है, बेशक हजारों स्टेटमेंट्स है, वो उसको एक ही समझेगा। ठीक है? तो समझ लेंगे जो बाहर वाला इफ है, ये आउटर इफ है, इसके अंदर एक ये स्टेटमेंट है और एक दूसरी ये स्टेटमेंट। ठीक है? उसके लिए दो स्टेटमेंट्स हैं। तो अब ये स्टेटमेंट तो हर हाल में चलेगी, लेकिन इसका फिर ताल्लुक है ट्रू होने के साथ। अगर 91 दिया तो फिर ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है? रन करते हैं। 90 से अबव अगर हम कोई देंगे तो ये ए ग्रेड वाली स्टेटमेंट तो आएगी, लेकिन अगर हम 91 देते हैं तो फिर अंदर वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। ए ग्रेड तो प्रिंट होना ही होना है, उसके अंदर जो 91 वाली है वो भी प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपको नेस्टेड समझ आया? वैसे कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये है तो ये भी इफ, मतलब एक इफ के अंदर आप दूसरा इफ लगा दें, दूसरे के अंदर तीसरा लगा दें। इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट। आपने अपने प्रोग्राम की लॉजिक कैसे बनानी है, ये आपको पता है कि मुझे कितने इफ चाहिए। मुझे लॉजिक बना के फिर उसको आपने यहाँ पे लिख देना है आपने। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्विच। क्या है? ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही? हो भी जाएगा, मैंने तो नहीं स्टॉप करना, मैंने तो ये कंप्लीट करवा देना। उसके बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग देखते रहना बैठ के, जो ना समझ आए। स्विच स्टेटमेंट। जो स्विच स्टेटमेंट जो है वो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक हमने एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल उस वेरिएबल का नाम क्या है? n। क्या नाम है उसका? अच्छा, ये जो है इसको भी फिलहाल मैं डिसेबल कर रहा हूं इसको, क्योंकि अभी मार्क्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है? हम इसको इनपुट n की वैल्यू हमने इनपुट लेनी है। हम कहते हैं printf, यूजर को कह रहे हैं एंटर एनी नंबर, कोई सा नंबर एंटर करो।
ये उसके लिए हमने वेरिएबल कौन सा बनाया है, एन, एड्रेस ऑफ एन इस वेरिएबल में इनपुट हो गया हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं स्विच में। स्विच, और स्विच के ये इसका बेसिक सेंटेक्स है स्विच का। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इफ है, वैसे ही है ना। तो हम यहां पे लिखते हैं, वहां पे हमने इफ लिखा था ना, यहां पे क्या लिख दिया है, और इसकी ये छोटी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स यानी कि राउंड ब्रैकेट्स, और ये जो ब्रेसेस हैं कर्ली ब्रेसेस, ये भी वैसे ही लगाए हैं जैसे इफ के लगाए थे। ठीक है, लेकिन आगे काम जो है ना वो डिफरेंट है। यहां तो सेम है, आगे डिफरेंट है। यहां पे आपने कंडीशन नहीं लगानी कोई ब्रैकेट्स के अंदर, सिंपल किसी वेरिएबल का नाम लिखना है बस, कंडीशन नहीं लगा सकते। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसी कोई चीज यहां पे नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम। हाँ, कोई एक्सप्रेशन आ सकता है, फॉर एग्जांपल मैं n+5 कर दूं ऐसे, ये काम हो सकता है। ग्रेटर देन, लेस देन भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो आगे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता उसका। जैसे मैं यहां पे ये कंपैरिजन कर रहा था ना इसका, कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये कंपैरिजन हो रहा था। ये चीज हम यहां पे नहीं लिख सकते। मैं यहां पे लिख दूं जी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये चीज नहीं हो सकती। ये इस पे एरर तो कोई नहीं देगा वो, लेकिन इसका वो रिजल्ट निकालेगा ट्रू फॉल्स। तो ट्रू पे कोई आपका एक ब्लॉक चलेगा, फॉल्स पे उसका आपका फायदा नहीं होगा स्विच को यूज करने का। स्विच को यूज करने का फायदा क्या है कि आप सिंपल यहां पे वेरिएबल का नाम लिखें, और यहां पे ब्रैकेट्स में है, और यहां पे आप एक कीवर्ड होता है वो लिखें केस। क्या लिखना है आपने, आगे एन की कोई वैल्यू लिखें। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1। अब आगे इसका आउटपुट दें आप, कि अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसका आउटपुट ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया मंडे। क्या लिख दिया, और उसके बाद जो भी आपने आउटपुट देना है उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट लगानी है ब्रेक। क्या लिखना है, इसी तरह आपने दूसरा आउटपुट दिया है एक प्रिंट एफ, कि अगर एन की वैल्यू 2 यूजर ने एंटर की है तो फिर आउटपुट क्या होना चाहिए, ट्यूजडे। और उसके बाद फिर ये जो वैल्यूज है ना 1 2, और ये जो आउटपुट है ये आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। कोई भी वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं, और आगे आउटपुट भी कोई भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन ये जो शुरू में केस लिखा है आपने, और ये जो आखिर में ब्रेक लिखा है, ये चेंज नहीं कर सकते आप। ब्रेक से यूं समझ लें उस केस का जो आउटपुट आपने लिखना होता है ना, वो उसका एंड होता है यहां पे। अच्छा, उसके बाद केस मैं कुछ और लिख देता हूं, प्रिंट एफ वेडनेसडे। ओके, ये इसका कंप्लीट हो गया है जो हमने करना था। स्विच में बेसिकली होता क्या है, दोबारा सुन लें गौर से, ये लोग सो लें वो जाग गए। कि हम स्विच के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक वेरिएबल का नाम देते हैं, फिर नीचे केस का कीवर्ड लगा के आगे जो जो यूजर उसके ऑप्शंस एंटर कर सकता है, जो जो उसकी वैल्यूज एंटर कर सकता है, वो सारी वैल्यूज यहां पे लिख देते हैं जो आपके ख्याल में यूजर एंटर कर सकता है। स्विच आमतौर पे वहां पे यूज होता है जहां पे यूजर ने बहुत लिमिटेड नंबर ही, लिमिटेड वैल्यूज ही एंटर करनी होती हैं। 2-4 ऑप्शंस ही होते हैं यूजर के पास, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, ये ऐसी जगहों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जहां पे यूजर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट लेने हैं, अब वो तो 0 से लेकर 100 तक ऑप्शन है यूजर के पास, तो वो आप इतने केस तो नहीं लगा सकते। केस जहां पे आपके पास 2-4 ऑप्शन हो वहां पे स्विच केस इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आर यू मेल और फीमेल,
मेल के लिए 1 प्रेस करें, फीमेल के लिए 2 प्रेस करें। अब वहां पे सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, वहां पे स्विच लगेगा, जस्ट 2 ऑप्शन हैं, 1 या 2। ठीक है, आप कहते हैं आर यू मैरिड और सिंगल, मैरिड के लिए 1 प्रेस करें, सिंगल के लिए 2 प्रेस करें, यहां भी 2 ऑप्शंस हैं। व्हाट इज योर क्लास, प्रेस 1 फॉर फर्स्ट ईयर, प्रेस 2 फॉर सेकंड ईयर, प्रेस 3 फॉर एडीपी, प्रेस 4 फॉर बीएस। कितने ऑप्शंस हो गए? 4 ऑप्शन, इससे ज्यादा तो ऑप्शन तो नहीं है ना, वहां पे स्विच लगेगा। समझ आ रही बात? तो ये इंटीजर्स के लिए यूज होता है या कैरेक्टर्स के लिए, बाकी किसी के लिए यूज नहीं होता। फ्लोट के लिए यूज नहीं होता, डबल के लिए यूज नहीं होता, स्ट्रिंग के लिए यूज नहीं होता। किस किस के लिए यूज होता है? इंट और फ्लोट। कहां से आ गया? इंट और चार, बस 2 है ऑप्शंस। ये वेरिएबल जो एन बनाया ये किस टाइप का है? इंट है ना। ये जो स्विच के अंदर आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ये सिर्फ या तो इंट का लगाएंगे या 4 का, उर्दू वाला 4 नहीं, हाँ सी वाला 4। ठीक है, अब हम इसको, अब आपको इसकी थोड़ी सी लॉजिक तो समझ आ गई होगी कि अगर यूजर 1 प्रेस करेगा तो ये आउटपुट आएगा, अगर यूजर 2 प्रेस करेगा तो ये आउटपुट आएगा, 3 पे ये आएगा, 4 पे ये आएगा। ठीक है, चला के देखें इसको। हाँ जी, क्या प्रेस करें? 4, क्या आना चाहिए? ठीक है, सही आउटपुट आया। अच्छा, कोई यूजर कोई शैतानी मिजाज का भी होता है, वो फॉर एग्जांपल 99 लिख दे। ये कहां से आ गया इनवैलिड नंबर? ये हमने कहा था एंड में, शैतानी यूजर्स के लिए ये रखा हुआ है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि अगर यूजर इन 7 ऑप्शंस में से कोई और ही ऑप्शन प्रेस कर देता है इनसे हटके, तो फिर ये डिफॉल्ट वाला चलेगा। समझ आ गई? आप यूं समझ, डिफॉल्ट इज फॉर शैतानी यूजर्स। ठीक है, अच्छा, ये अगेन, ये जो मैंने ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने कहा मैरिड के लिए 1 और सिंगल के लिए 2, तो जरा आप 2 ही ऑप्शन देंगे ना, 1 और 2। या आपके पास क्लासेस हैं 4, तो आप 1 2 3 4, लाजमी नहीं 1 2 3 4 ही देना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रख लो उसके लिए। कैरेक्टर्स भी रखे जा सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए आप रख दें एफ रख दें, सेकेंड ईयर के लिए एस रख दें, एडीबी के लिए ए रख दें, बीएस के लिए बी रख दें, वो भी ठीक है, सही है। और ये जो आगे आउटपुट आपने लिखना है, मैंने जो अपने हिसाब से लिखा है मंडे, आप जो मर्जी आउटपुट लिख दें। ठीक है, और इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं, मैंने तो एक एक लिखी है ना। आप इस ब्रेक को करें नीचे यहां पे, और जो मर्जी लिखते जाएं यहां पे, ये लें पूरा प्रोग्राम यहां पे लिख दें बेशक। ठीक है, अभी तो जस्ट 1 स्टेटमेंट थी, इसलिए मैंने उसको जरा साथ साथ लिख दिया। ब्रेक लगाना लाजमी है हर केस के आखिर में। अगर ब्रेक नहीं लगा तो क्या होगा? ब्रेक नहीं लगाएंगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। ब्रेक का मतलब क्या होता है? मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर ब्रेक लगाना भूल गया, किसके बाद? अब अगर आप 1 एंटर करते हैं तब तो कोई मसला नहीं है, तब आउटपुट ठीक है। अब इस पर जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं 2 एंटर करता हूं तब भी कोई मसला नहीं है। अगर मैं 5 एंटर करता हूं, फिर ये क्या हुआ? तो उससे क्या हुआ? वो अगला आउटपुट भी चला दिया उसने, ब्रेकें फेल हो गई इसकी। तो ये ब्रेक लगाना लाजमी है। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली टेक्निकली क्या करती है, ये उसको स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकाल देती है। क्या करती है? एग्जिट फ्रॉम स्विच लूप। ठीक है, तो अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो जो नेक्स्ट आउटपुट है उसको भी एग्जीक्यूट कर देती है। ठीक है, इसलिए हर केस के आखिर में स्विच लगाना, ब्रेक लगाना लाजमी है। काफी है?